हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 16 अक्टूबर 2020 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज से। आज इस पेज पे ये आर्टिकल बिल्कुल काम का नहीं है, ये आर्टिकल भी बिल्कुल काम का नहीं है। आप देखना चाहो देख लो, ये भी काम का नहीं है। इस पे दो ये आर्टिकल अच्छे हैं। एक तो ये कि चिल्ड्रन डिस्ट्रेस, किस तरीके से कोविड-19 की वजह से बच्चे जो हैं स्ट्रेस में आ रहे हैं और किस तरीके से चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी देखी गई है, वो पूरा अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। और फिर ये वाला बेस्ट वे आउट, अभी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की जो इकोनॉमिक आउटलुक उन्होंने डिक्लेयर किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसमें पर कैपिटा GDP के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया से अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाया गया है बांग्लादेश को। वो क्यों दिखाया गया है, इंडिया को क्या करना चाहिए, वो चीज़ अपन जानने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल में। तो दो आर्टिकल इस पेज पे, इस पेज पे ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है। जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कट ऑफ गई है, दैट वाज 100%, ओके, मोर देन 99% कट ऑफ गई है कुछ डिसिप्लिन्स में। तो आप देखोगे यहाँ पर कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम है, किस तरीके से हम उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जिससे कि ये जो बच्चे कहाँ जा तो रहे हैं, एक तरफ पैथोलॉजी ऑफ सक्सेस का सोच के आगे बढ़ते हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है, स्टिग्मा ऑफ फेलियर। ठीक है, ये लाइन काम आएगी आपके ऐसे राइटिंग में, आएगी इस आर्टिकल में, देखेंगे अपन। ठीक है, ये वाला आर्टिकल है नज टुवर्ड्स फॉर्मलाइजेशन, कि किस तरीके से अभी MSMEs को फॉर्मलाइज करने के लिए गवर्नमेंट रिपीटेडली कोशिश कर रही है, नए नए पोर्टल्स लेकर आ रही है कि भाई आप सेल्फ सर्टिफाइड वे में ही डिक्लेरेशन कर दो कि हम इतना इन्वेस्ट करते हैं, इतना हमारा टर्नओवर है और ये हमारा पूरा का पूरा GST का सिस्टम है, या फिर हमारे पास में इतने मेंबर काम करते हैं। तो उसके बेसिस पे उनको जो लोन लेने की ज़रूरत होती है, उसमें कहीं ना कहीं इनफॉर्मल सेक्टर की बजाय फॉर्मल सेक्टर की से ही उनको लोन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। उसके लिए सारे एफर्ट्स जानेंगे इस आर्टिकल में। ये वाला आर्टिकल, इसमें से अपन काम की चीज़ें एक दो पिक करेंगे। केस ऑफ सॉर ग्रेप्स, अंगूर खट्टे हैं, एग्जैक्टली ये बोले जा रहा है ऑपोजिशन पार्टी के लिए। इसमें अपन देखेंगे कि अभी तक जो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग है, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज होते हुए देखा है कि किस तरीके से अभी जो करंट पार्लियामेंट्री सेशन जो चल रहे हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी की बात करें या कितने बिल्स पे कितना डिबेट हो रहा है, वो सारा। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो BJP के MP हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वो थोड़ा सा अपनी तरफ से डिफेंड कर रहे हैं, तो वो पॉइंट्स अपने काम में आएंगे। रीज़न बीइंग, क्योंकि एक तरफ तो क्रिटिसिज्म तो वही होता है ना अपने पास में, एकदम क्रिटिकली एनालाइज करो, राइट। तो उस केस में आपके पास में प्लस और माइनस, तो यहाँ से अपन प्लस पिक करेंगे कि लोकसभा किस तरीके से या पार्लियामेंट किस तरीके से फंक्शन कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस। कोरोना वायरस पेंडेमिक जैसे ही आया तो इनइक्वालिटीज़ तो आप वैसे भी देख रहे हो चारों तरफ बढ़ती जा रही है। पैसे वाला होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। कास्ट सिस्टम भी बहुत बुरे तरीके से निकल के आ रहा है। अब जैसे हाथरस वाला केस ही देख लो, दलित्स पे किस तरीके से एट्रोसिटीज़ अभी भी कंटिन्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक हार्डशिप एक तरफ देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप बच्चों की तरफ देखोगे तो इनका तो हाल ही ख़राब हो चुका है इस कोविड-19 के बाद में, क्योंकि जो स्कूल जा रहे थे उन स्कूल छूट गई उनके, और रही सही में जिन बच्चों को घर पे बिठा दिया उनको बोल दिया कि भाई डिजिटल क्लासेस चलेगी। अब डिजिटल के लिए अपन ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है, बच्चों के पास में स्मार्टफोन्स अवेलेबल नहीं है। सिटीज़ में केवल जो बच्चे हैं वही केवल एजुकेशन अवेल करा पा रहे हैं, गाँव के बच्चों के पास में अभी भी एक्सेसिबिलिटी नहीं है एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में। तो वो सारी चीज़ें बहुत बार बार आर्टिकल्स में आती रही हैं। तो उसमें वल्नरेबिलिटी किसकी बढ़ी है, चिल्ड्रन की। अगर देखें तो हमारा जो सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल सेगमेंट कौन सा आता है, वो आता है कि हमारे यहाँ पर जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जिसमें बच्चे भी कंसिडर होते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा मार पड़ी है इस पेंडेमिक की वजह से, नंबर एक। दूसरा, लॉकडाउन की वजह से जो इकोनॉमिक स्ट्रेस जो आई है उसका। और तीसरा कि किसी भी तरीके से बच्चे को घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। अब चाहे वो चाइल्ड मैरिज की वजह से निकलो या चाइल्ड लेबर की वजह से निकलो, किसी भी, या फिर बीइंग ट्रैफिक्ड हो, किसी भी तरीके से ये सारे के सारे जो इश्यूज है जिन पे आप बार बार पढ़ते रहते हैं कि बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, लॉज भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोविज़न करता है, बट उसके बावजूद भी अभी इन दिनों में कोविड-19 के बाद में सारा का सारा अपसाइड डाउन हो गया है। ठीक है, चाइल्ड डिस्ट्रेस हेल्पलाइन की बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल में बताया जा रहा है कि लगभग 1.92 लाख इंटरवेंशंस देखे गए हैं मार्च से अगस्त के बीच में।
27 लाख डिस्ट्रेस कॉल्स आए हैं इस पीरियड के टाइम पे, लॉकडाउन के पीरियड के टाइम पे। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रेशर है। 27 लाख केसेस आए हैं और पता नहीं रियल में होंगे कितने, ये तो कॉल आए हैं। इसके अलावा आप चाइल्ड मैरिजेस देखो, 10,000 के लगभग केसेस रजिस्टर हुए हैं अप्रैल से अगस्त के बीच में। तो आप देखोगे कि एक तरफ जो बच्चे अपनी करियर को या अपने फ्यूचर को जहां एम करके आगे बढ़ रहे थे, आज उनके फ्यूचर पे ब्रेक लग के उनकी ज़िंदगी पर ही ब्रेक लगा दिए गए हैं। दूसरा, उन पर जो इकोनॉमिक लाइबिलिटी है जिसकी वजह से लेबर की तरफ जाना मजबूरी हो गई उनकी, जबकि हमारा आर्टिकल 24 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में जाने के लिए बोलता है कि भाई चाइल्ड लेबर को रोकना है, जबकि हो क्या गया आपने, उल्टा। ऐसे ही गर्ल्स को है कहीं ना कहीं और प्रेशर और ज़्यादा हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा है। उनके पास में कोई डिफेंस ही नहीं रहा कि भाई हमें पढ़ना है, स्कूल जाना है, इसलिए हम जाते हैं। मिड डे मील नहीं मिल रहा तो माल नरिशमेंट बढ़ गया। तो इस तरीके से चाइल्ड तो हर जगह पे कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों का सामना करता हुआ दिखाई दे रहा था लॉकडाउन के टाइम पे, और अभी भी वो हार्डशिप वो कंटिन्यू चलती जा रही है। अब इकोनॉमी तो अनलॉक हो गई, बट लेबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाना शुरू हो गए हैं। और आप ध्यान रखो कि जो ये छोटे मोटे दुकान वाले हैं वो क्या दिमाग लगा रहे हैं कि भाई गाँव में जाओ या फिर दूसरे ऐसे एरियाज़ में जाओ जहाँ पर बच्चों की एजुकेशन रुक गई, तो वहाँ से हमें चीप लेबर मिल जाएगा। तो आप देखो कितनी मतलब ज़बरदस्त आयरनी है हमारे कंट्री की अभी जो चल रही है। अगर इस चैलेंज के सामने देखें तो जो भी टास्क या फिर जो भी गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर की थी कि भाई एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स अपने अपने स्टेट्स में सभी स्टेट्स को सेटअप करनी चाहिए, जिससे कि लॉकडाउन के टाइम पे क्या है कि लोगों का मूवमेंट ज़बरदस्त हो रहा है। पहली चीज़ तो रिवर्स माइग्रेशन देखा गया था। दूसरा, सब लोग अपने अपने घरों में पहुंचेंगे तो मूवमेंट तो था ही, तो वहाँ पर जो ट्रैफिकर्स हैं वो कहीं ना कहीं खेल खेलेंगे। तो फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने इस गाइडलाइन को सीरियसली नहीं लिया, जैसे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, मिजोरम और नागालैंड। इन स्टेट्स ने कोई भी मतलब इस तरीके की यूनिट स्टैब्लिश नहीं की कि जहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जा सके। और जैसे आपको पता होगा बहुत सारे केसेस है। दिल्ली का एक केस है जिसमें एक डॉक्टर ने कोविड-19 का नाम लेकर के कोई 20 या 30 जो यूथ थे, 40 के लगभग थे, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, उनकी किडनी निकाल ली, राइट। ऐसे ही बहुत सारे ट्रैफिकिंग के केस बच्चों के भी आ रहे हैं, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी आ रहे हैं। चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टेट्स हैं, इनको काम करना चाहिए था आगे आकर के, ये भी कहीं ना कहीं वॉइड में दिखाई दिए। टीचर्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करने की कोशिश की, बट स्टेट्स ने कहीं ना कहीं अपने आप को बैक स्टेट पे रखा, ठीक है। तो आप देखोगे वेस्ट बंगाल में जो एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है 24 परगनास, साउथ 24 परगनास, इसका एक एग्जांपल दे तो हेडमास्टर वहाँ के एक स्कूल के, इन्होंने एक इनफॉर्मल नेटवर्क बनाया गर्ल्स स्टूडेंट्स का, जिसमें ये वार्निंग देनी थी कि भाई जिन बच्चों की शादी हो रही है उन शादियों को हमें रोकना, आप तो केवल विसिल ब्लो कर देना। तो आप देखो कि हर एक वार्निंग, अगर वार्निंग आ गई इसका मतलब रेस्क्यू हो गया, ये ज़रूरी थोड़े ना हुई होगी शादियाँ ऐसे। तो आप जब हर एक बच्चे को जब बचाने की कोशिश करते हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो चाहे कुछ भी हो, तो ये ट्रैफिकिंग कार्टल्स को हमें टैकल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और पेंडेमिक की वजह से जो इक्वालिटी जो क्लासरूम में हम दे पा रहे थे वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती दिखाई दे रही है। आंगनवाड़ी में जो बच्चे आकर के अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे थे, ICDS जो हमारी होती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो चल रही है, जिसमें मिड डे मील ये मिलते हैं, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रेक लग गए उनके। तो आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर पुअर जो हैं वो और भी ज़्यादा पुअर्टी का शिकार हो गए। आज आप देख रहे हो लोअर कास्ट चाइल्ड हो तो वो अपने यहाँ पर अपनी फैमिली में जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, कहने का मतलब उनके माता पिता दादा दादी कभी पढ़ाई नहीं कर पाए वो, बट उनके पोते या फिर वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं आज उनको भी डेप्रिवेशन का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पर प्रोग्रेस जो भी थी वो इंक्रीमेंटल थी, ग्रेजुअल थी, दैट वाज नॉट एब्रप्ट नहीं था हमारे यहाँ पर। चाहे लिटरेसी की इंक्रीमेंट की बात करो, चाहे माल नरिशमेंट की कमी आने की बात करो, या फिर एजुकेशन अमंग द गर्ल चाइल्ड, ये सारी चीज़ें बहुत धीरे चल रही थी, तो इसको और ज़्यादा डिस्ट्रप्शन का सामना भी करना पड़ रहा है। और ये फॉल्ट लाइन जो है इनइक्वालिटी की लगातार बढ़ती ही जा रही है। और
कहीं ना कहीं जो पब्लिक गुड्स में आप इम्पोर्टेंट बात कर सकते हो, एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, यहाँ पर आप इंडिया बहुत ही फिसड्डी है इस केस के अंदर। इस सेगमेंट में हमारी सरकारें फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं पब्लिक गुड्स को डिलीवर करने में। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, सिटीज़ में आज चाहे छोटा बिजनेस हो या फिर एक वर्किंग क्लास का मेंबर हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इकोनॉमी एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो केवल और केवल मर्सी क्या रह गई है, चांस। जिसको मौका मिल रहा है उसको नौकरी मिल रही है, वही गिग इकोनॉमी, परफॉर्म करो जाओ, मौका मिल गया परफॉर्म करो जाओ, दैट्स इट। कोई फॉर्मलाइजेशन नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इनसिक्योरिटी की वजह से, देखो फैमिली में भी इनसिक्योरिटी रहती है ना फाइनेंशियल, तो उसका असर बच्चों के एजुकेशन पे आता है, बच्चों के करियर पे आता है। तो बच्चे तो हमेशा से वैसे ही वल्नरेबल सेक्शन रह जाते हैं। आज हर एक बच्चा कहीं ना कहीं साइकिल ऑफ डिस्ट्रेस के चपेटे में आ चुका है। इंटरजनरेशनल डेफिसिट जो है लर्निंग की, वो अब कंटिन्यू होती जा रही है। जो प्रीवियस उनके माता पिता को एजुकेशन नहीं मिल पाई थी, आज वो बच्चे भी कहीं ना कहीं उन्हीं समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल पा रही है, वेलबींग इंश्योर नहीं हो पा रही है, कम्युनिटीज़ दशकों पीछे पहुंच चुकी है। बैटल जो है वो अभी भी और आगे भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी इकोनॉमिक हार्डशिप सामने आना शुरू हुई है। स्टेट गवर्नमेंट्स को इस अलार्मिंग बटन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ब्यूरोक्रेसी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल शुड बी एक्टिवेटेड। ब्लॉक और विलेज लेवल पे मॉनिटरिंग ड्रॉप आउट रेट्स अपने को देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से बच्चे स्कूल छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, तो उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको री एनरोल करने की ज़रूरत है, रिलीफ देने की ज़रूरत है फैमिलीज़ को। पॉलिसीज़ इस तरीके की होनी चाहिए जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सिविल सोसाइटीज़ का, और कैसे भी करके बच्चे जो अपने पूरे एग्जिस्टिंग सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं उनको रोके और उनकी वेलफेयर और उनका अच्छा फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट्स को रिपीटेडली कोशिश करने की ज़रूरत है, और विदाउट एनी स्टॉप। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, बेस्ट वे आउट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डिक्लेयर किया है। उसमें कोविड-19 के बाद में टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड अगर बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो 2020 में कॉन्ट्रैक्ट करेगी 4.4% से। ठीक है, जो कि आप देख रहे हो कि एक बहुत ही गजब का डिफरेंस है बहुत सारे कंट्रीज़ में। ऐसा नहीं है कि ये इक्वली इंडिया में भी 4.4% ही है तो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी 4.4% ही है, ऐसा नहीं है। रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, कहीं 10% है, कहीं 2% है, कहीं 1% है, कहीं 15% है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए तो ये बोला गया है कि इंडियन इकोनॉमी इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में 10.3% तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जबकि आरबीआई ने 9.5 बोला था अभी रिसेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसके बेसिस पे। तो आरबीआई की जो फोरकास्ट है उससे भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी हमारी इकोनॉमी। वर्ल्ड में अगर मेजर इकोनॉमीज़ की बात करें तो इटली और स्पेन केवल दो ऐसी इकोनॉमीज़ हैं जो इंडिया के इक्वलेंट डबल डिजिट में कॉन्ट्रैक्ट करेगी। बाकी इंडिया ही सबसे बड़ी इकोनॉमी है अगर इटली और स्पेन को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो, जो कि डबल डिजिट में कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो हमारे यहाँ पर जो लास्ट असेसमेंट देखा गया था, करंट जो रूलिंग चल रही है गवर्नमेंट की उसकी बेसिस पे, कि हमारे यहाँ पर दिमाग लगाया जा रहा है सेल्फ सफिशिएंसी का और आत्मनिर्भर भारत का। इसको काउंटर करने के लिए हमने ऑलरेडी दो बड़े बड़े आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए परसों और कल। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर कोट कर रहे हैं कि हमारे जो फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइज़र है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अरविंद सुब्रमण्यन, उन्होंने भी आर्टिकल में बिल्कुल क्लियर बोला है कि भाई सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर भारत, ये तो इंडिया के लिए फेलियर साबित हुआ एक सिस्टम है जो 1990 से पहले चलता था, उसी पे अब इंडिया वापस जा रहा है। तो किस बेसिस पे ग्रो कर पाओगे पता नहीं, राइट। तो यहाँ पर आईएमएफ के हिसाब से अगर देखें ना तो बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी को एक्सीड करेगी, क्रॉस करेगी इस साल में। और वो डेटा क्या है एग्जैक्टली कि इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी तो रहेगी $2729 पर ईयर। ठीक है, और दूसरी तरफ आप इधर देखोगे तो पर कैपिटा जीडीपी आप देखोगे तो इधर $2756 रहेगी बांग्लादेश में आने वाले 5 सालों के अंदर। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो है इंडिया के अगेंस्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पॉइंट यहाँ पर यही आता है कि भाई बांग्लादेश जो है ना वो एक एक्सपोर्ट सेलर, मतलब
एक तरीके से स्टेलर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देता रहा है, कि इसने हमेशा से जो अपैरल है, गारमेंट्स हैं, इसके बारे में अरविंद सुब्रमण्यन जी ने भी अपने आर्टिकल में ये चीज़ बताई थी कि बोला कि बांग्लादेश और वियतनाम ऐसे कंट्रीज इंडिया को कंपटीशन इसलिए दे पा रहे हैं कि वो इंपोर्ट बेस्ड प्रोडक्शन करते हैं, इंपोर्ट करते हैं सस्ता माल और फिर उससे प्रोडक्शन करके फिर फिनिश्ड गुड को वो बेचते हैं। तो इंडिया आज अगर एक्सपोर्ट को बंद करता है तो इंडिया के लिए ही घाटा है, क्योंकि एक्सपोर्ट तो हमारा पहले से ही देखो स्लगिश है, बहुत रुका हुआ पड़ा है। और रही सही में और आप रोक दोगे तो इंडिया की जो इकोनॉमी हम एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं वो तो कोई स्कोप दिख ही नहीं रहा। तो क्या किया जाए? करने के लिए सिर्फ 3 बातें इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ कि हमारे जो इंपोर्ट्स पे या फिर एक्सपोर्ट्स पे जो भी टैरिफ राइज़ किए जा रहे हैं उन टैरिफ्स को राइज़ ना करके लिबरल करने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की ज़रूरत है जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट्स को और अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सके। तीसरा, हमें ग्लोबल सप्लाई चेन में खुद को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। ये तीनों सजेशन आप लिख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों की तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो जो अभी आर्टिकल्स हमने अरविंद सुब्रमण्यन जी के जो डिस्कस किए थे उसमें क्या था, कल वाले आर्टिकल में था कि चाइना में वेजेज इंक्रीज हो गए, तो चाइनीज़ लेबर जो पहले माइग्रेट करके गई हुई थी वो रिवर्स वापस चाइना में आ चुकी है। तो लगभग $140 बिलियन का एक वैकेंट मार्केट अवेलेबल है जहां पर अनस्किल्ड लेबर को हम एक तरीके से हमारे यहाँ से भेज सकते हैं, जिसमें अपैरल का काम भी है, क्लोथिंग का काम भी है, लेदर का काम भी है, तो फुटवेयर्स का भी काम है। तो इसमें अनस्किल्ड लेबर से हम पूरा का पूरा स्कोप को इस 140 बिलियन में से एनुअली है ये, ठीक है, हर साल इसमें से अगर 100 बिलियन 60 बिलियन कितना भी कैप्चर करें उतना ही कम है। जहां बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड करने के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए ओपन अप करता जा रहा है अपनी इकोनॉमी को, वहां हम हमारी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए क्या कर रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंसी और आत्मनिर्भरता की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो चाइना ने एक इंटेंसिफाइड वे में एक अपॉर्चुनिटी दे रखी है इंडिया को, क्योंकि आज देखो चाइना से मैक्सिमम कंट्रीज विड्रॉ भी कर रही हैं। तो इंडिया में इन्वेस्ट करने की बजाय वो कंपनीज इन्वेस्ट कहाँ कर रही है, बांग्लादेश, वियतनाम, ये इधर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहाँ पर। तो प्रोटेक्शनिज्म इज़ नॉट द सोल्यूशन, हमें ग्लोबल सप्लाई चेन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। वैसे तो आर्ग्यूमेंट्स हमने बहुत सारे देखे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी कि ग्लोबल सप्लाई चेन में हम हमारे यहाँ पर बनाएंगे और फिर बेचेंगे। देखो जी, आपसे सामान वही खरीदेगा जिससे आप सामान खरीदते हो। आप गिव एंड टेक ट्रांजैक्शनल रिलेशन तो आपको कहीं ना कहीं मेंटेन रखना ही पड़ेगा। आप चाहो कि हम केवल सेल आउट ही सेल आउट करें तो वो तो पॉसिबल नहीं है। आज चाइना वर्ल्ड में अगर मैन्युफैक्चरिंग हब है ना, तो उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चाइना की लिबरल पॉलिसीज, जिसकी वजह से कंपनीज अट्रैक्ट हुई इंटरनेशनल और वहाँ पर उन्होंने अपने वहाँ पर प्लांट्स इंस्टॉल किए, तभी तो वो एक हब बना मैन्युफैक्चरिंग। तो वो चीज़ अगर हम नहीं करेंगे तो हम कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे, कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन में अपने आप को इंटीग्रेट करेंगे? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वर्ल्ड ऑफ एग्ज़ाम वॉरियर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अभी रिसेंटली कट ऑफ डिक्लेयर हुई थी और वो भी आप बात करोगे इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी जो डिसिप्लिन्स हैं उनमें कि भाई 100% कट ऑफ। तो ये यार सोचने में ही कितना अजीब सा लगता है यार, 100% कट ऑफ कभी हो सकता है? बस वही बात, रोट लर्निंग, इन्फ्लेटेड मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स दिलाना। अब आ तो रहे हैं बच्चों के 15 मार्क्स 20 में से, बस स्कूल का रिजल्ट अच्छा दिखाना है तो 20 में से 20 ही भेज दो। अरे यार, ये भी कोई तरीका होता है? आप किस तरीके से पूरे सिस्टम को बिगाड़ चुके हो। आज हमारे यहाँ पर जो पेडागॉजिक मेथड है पढ़ाने का, उस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब हमारे यहाँ पर रोट लर्निंग बेस्ड और जो मार्क्स बेस्ड जो कैटेगरी मिलती है उसके बेसिस पे एडमिशन मिलते हैं। यहाँ पर वर्शिप क्या करते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम की क्या हाल हो गई है कि सक्सेस को हम वर्शिप करते हैं, टॉपर्स को प्रेज करते हैं। क्या ये वाकई में ये चीज़ है? इसकी बजाय अगर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की देखें, एकेडमिक एक्सीलेंस की देखें, तो इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बजाय कि बोर्ड्स एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म कर रहा है बच्चा। कहने का मतलब सिर्फ एक एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप उसके पूरे करियर को किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो, और वो भी उन एग्ज़ाम्स के अंदर जहाँ पर केवल कंपटीशन की भावना लगी हुई है। ठीक है,
तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें और क्या निकल के आती हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये कि हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा कहीं ना कहीं रोट लर्निंग को प्रमोट करने में लगा हुआ है। क्यूरियोसिटी तो बिल्कुल ही जगह नहीं रखती है। बच्चे के दिमाग में ये तो होता ही नहीं है कि हम कहीं जाने कि हम पोइट्री क्यों पढ़ रहे हैं, हम जो फिजिक्स में मेथड्स पढ़ रहे हैं उनका नेचुरल लॉज से क्या रिलेशन है। उनके दिमाग में ये नहीं है कि लर्निंग और अनलर्निंग का जॉय क्या है। ठीक है, ना उनके अंदर इंक्वायरी की स्पिरिट है, ना उनमें ऐसा कोई सिस्टम प्रेवलेंट करता है कि जहां पर वो क्वालिटी पे ध्यान दे। दिमाग लगाते हैं केवल क्वांटिफिकेशन, क्वांटिटी। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम अगर काम करे तो आज बच्चे जो हैं वो लर्नर ना होकर के क्या बन गए, एक स्मार्ट कंज्यूमर, कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रट लो और एग्जाम में ला जाकर के छाप के आ जाओ, दैट्स इट। ऐसे थोड़े ना काम चलेगा हमारे देश का। इस चीज़ को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, या फिर इस पर कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। मॉक टेस्ट हो रहे हैं, एंडलेस ड्रिलिंग हो रही है, क्रॉनिक ऑब्सेशन लगातार कि किसकी रैंक ज़्यादा आ रही है, कौन टॉप कर रहा है, किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आ रही है। इनके बेसिस पे अगर अपन जज करते रहेंगे और बच्चे फिर किस चीज़ पे ध्यान देंगे, भाई ध्यान दे लो राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड 2 फैक्ट्स, गांधी जी के से संबंधित 6 फैक्ट्स याद कर लो और फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो थ्योरम है वो रट लो, हो जाएगा क्वेश्चन और हम टॉपर बन जाएंगे, हम हो गए वहाँ पर एजुकेटेड। ऐसे नहीं चलता। आज हमारे अगर क्रिटिकली एनालाइज करें सोशल साइंस को तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे एग्ज़ाम में जो बच्चे बैठते हैं वो वॉरियर्स की तरह बैठते हैं। उनके दिमाग में क्या होता है कि कैसे भी करके फैक्ट्स को रटा जाए और उनको वहाँ पर लिख दिया जाए। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसे में आप ज़रूर हो सकता है इस पर ऐसे भी आ जाए कि द पैथोलॉजी ऑफ सक्सेस कॉजिंग द स्टिग्मा ऑफ फेलियर। इस पर आप सोचना, बहुत अच्छा है ये सेगमेंट, ऐसे कैसे लिख लो, इस पर आप खुद लिखना भी अच्छे से, क्योंकि ये इसी तरीके से मुझे जहाँ तक आइडिया लग रहा है ना कि आजकल करंट सिनेरियो में जो चीज़ें आ रही है, जैसे प्रीलिम्स का पेपर देखा, प्रीलिम्स के पेपर में मतलब जो एडिटोरियल में जो डिस्कशन होता है ना, सारे उन्हीं में से क्वेश्चन है, कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो आप समझो। और आप मेंस में जब ऐसे राइटिंग की बात करोगे तो वहाँ पर भी ऐसी ही लाइनें उठाते हैं जो लाइनें कहीं ना कहीं फेमस रही हैं। ठीक है, जैसे ये वाला द पैथोलॉजी ऑफ सक्सेस कॉजिंग द स्टिग्मा ऑफ फेलियर। अब इसमें आप एजुकेशन का भी डाल सकते हो, हर एक तरफ से हर एक फील्ड डाल सकते हो, एजुकेशन ही नहीं। चलो फिर वापस आते हैं अपन आर्टिकल में। अब राइटर जो बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर ये जिस जंक्चर पे हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पर यूथ जो यंग स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर जो अपने एस्पिरेशंस रखते हैं, तो वहाँ पर 2 रीजन्स मेन है जिसकी वजह से ये पूरा काम हो रहा है। देखो, सबसे पहला तो हम डिसिप्लिन्स को हायरार्की में कंसिडर कर चुके हैं कि भाई ये तो प्रेस्टीजियस है और ये बड़ा वीक है। जैसे कि फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और इंग्लिश, ये जिसने ली है ना, या साइकोलॉजी, तो ये जिसने ली है ना वो तो भाई रेपुटेटेड है, वो अच्छी एजुकेशन ले रहा है। तो हमने हायरार्की फिक्स कर दी ना, प्रेस्टीजियस कोर्सेज बना दिए। दूसरा, रैंकिंग सिस्टम। जैसे आप एक स्टूडेंट है ए, उसका इंटरेस्ट है कि वो हिंदी लिटरेचर पढ़े, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, हिंदी लिटरेचर पढ़ना चाह रहा है। अब उसका दिमाग में है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही किसी प्रेस्टीजियस कॉलेज में एडमिशन लूँ, जैसे कि लेडी श्री राम कॉलेज हो गई या सेंट स्टीफन्स हो गए। इन कॉलेजेस में किसी में एडमिशन लेना चाहते हैं क्योंकि ब्रांड भी तो चाहिए। अब उसके जो कट ऑफ है, वो यहाँ जो मार्क्स है उसके 12th के बच्चे के, वो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ना जाने की बजाय क्या देखेंगे, यार कॉलेज तो यही चाहिए, नाम तो कॉलेज का ही होना चाहिए, मैं हिंदी की जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लूँ, चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉम्प्रोमाइज़ हुआ ना। तो एक तरफ प्रेस्टीजियस और दूसरी तरफ रैंकिंग, ये दोनों जो इश्यूज़ है ना, इन दोनों ने पैरालाइज कर दिया है हमारे पूरे सिस्टम को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को। आज अगर एक बच्चा कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो रेपुटेशन के चक्कर में वो इंस्टीट्यूशन में जाएगा और उस इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए वो अपनी खुद की जो इंटरेस्ट है, जहाँ पर वो एक्सप्लोर करता है, जहाँ पर वो पढ़ना चाहता है, वहाँ पर वो उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये दोनों चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना जो मैंने बताई, एक तो प्रेस्टीजियस हायरार्की और दूसरी होगी रैंकिंग सिस्टम। ठीक है, अब राइटर आगे जो बताते हैं कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो एक मेंटल एगोनी से
पास हो रहे हैं, बहुत इंटेंस मेंटल एगोनी से पास हो रहे हैं। जहाँ पर हम बात करते हैं सोशल डार्विनिज्म जो कि नॉर्मलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी बजाय एक हाइपर कॉम्पिटिटिवनेस का शिकार होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक फिलॉसफी बन चुकी है कि भाई अब आपको सराउंडिंग को अंडरस्टैंड करके सर्वाइव नहीं करना है, अब आपको ये देखना है कि मैं उस सिस्टम में कैसे घुस जाऊं नए में। ये दिमाग लगाया जा रहा है। आज जो हमारी एजुकेशन बॉडीज है, दीज आर ऑल टाइट बॉडीज। बच्चों को देखो, उनके बैग्स भरे हुए पड़े हैं, वीकली टेस्ट होते रहते हैं, उनका असाइनमेंट का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। परफॉर्मेंस जो है वो अब कंसिस्टेंट एंजाइटी में कन्वर्ट हो गई है। पेरेंट्स जो हैं वो भी प्रेशर में हैं लगातार कि हमारा बच्चा टॉप करेगा तो हमारी इमेज बनेगी सोसाइटी में। तो ये जो इश्यूज़ है ना, इन इश्यूज़ को हमें ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हमारा अगर जिस वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं उस वर्ल्ड में देखो, न तो कोई उनके लिए चार्मिंग रेनबो है, ना सनसेट है, ना म्यूज़िक है उनके लिए। बस लगे रहो, पड़े रहो, एक साइकिक एंजाइटी। ठीक है, एक ऐसा माहौल जिसमें वो हर तरीके से एट्रोसिटीज़ का सामना कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हमारे जो स्कॉलर्स रहे हुए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी जिनको नोबेल अवार्ड भी मिला हुआ है लिटरेचर का, वो हो गए, या जिड्डू कृष्णमूर्ति, इन्होंने इस पेन को एक्सपीरियंस किया, तभी तो अपने खुद के इंस्टीट्यूशन शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर जी एनसीईआरटीज़ में आप पढ़ते हैं, तो उन्होंने क्यों इंस्टीट्यूट ऐसे इस्टेब्लिश किए कि मुझे 4 दीवारी के अंदर पैक रह करके पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मुझे फ्रीली पढ़ना पसंद है, इसलिए मैंने बिल्कुल एनवायरनमेंट के बीचों बीच मेरे इंस्टीट्यूशन रखे हैं। मेरे यहाँ पर कोई रूम नहीं है, पेड़ के नीचे बैठ करके बच्चे पढ़ते हैं। समझ गए? तो इस पेन को उन्होंने समझा और सिस्टम को चेंज करने की कोशिश भी की। बट वही बात, टॉप रैंकिंग और टॉपर्स की बात तो अभी भी चलती आ रही है। ये जो पूरा सिस्टम है ना, अब यहाँ पे देखो टॉपर्स, इनइक्वालिटी है कि नहीं? इस इनइक्वालिटी की वजह से सोसाइटी में टॉक्सिन्स आ रहा है और वायलेंस बढ़ता है। वायलेंस ही तो है कि आप बच्चे को, एक 10th क्लास का बच्चा, उसको ये कहो कि डेली अब तेरे को 10-10 घंटे पढ़ना है। अरे भाई, मारोगे क्या बच्चे को? तो इससे हो क्या रहा है? वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, लोनलीनेस आ रही है, बच्चे अकेले पढ़ रहे हैं, सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियां उनके लग रही है, मतलब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में हैं वो लोग। तो आपको उनको रिलीव करना पड़ेगा, रिलैक्स करना पड़ेगा। और राइटर जी एक चीज़ बोल रहे हैं थोड़ा एक्सट्रीम ही जाके, कि आने वाले टाइम पे कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी जब हम स्टूडेंट्स के सुसाइड से रिलेटेड एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे। तो भाई इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर है कि बच्चों की क्यूरियोसिटी, एप्टीट्यूड और अवेकेंट इंटेलिजेंस को हमें एनकरेज करने की ज़रूरत है। अगर इसी तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न चलता रहा ना, तो हम क्रिएटिव वॉन्डरर की बजाय हम रोबोटिक परफॉर्मर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो कि अभी है। ठीक है, तो चेंजेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये प्रोफेसर है जेएनयू में सोशियोलॉजी के, अच्छा आर्टिकल है, काम आएगा ये अपने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है नज टुवर्ड्स फॉर्मलाइजेशन। एमएसएमईज के फॉर्मलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने अभी एक उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया है अक्टूबर 1 से, जिसमें कि एमएसएमई मिनिस्ट्री ने ये डिक्लेयर किया है कि लगभग 7 लाख रजिस्ट्रेशन जो है वो नए सिस्टम में लगभग हो चुके हैं। बट राइटर जो हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन राइज कर रहे हैं कि प्रीवियस जो एक्सपीरियंस हमारा रहा है उसके बेसिस पे हम देखें तो कहीं ना कहीं ये डेटा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस है। चलो फिर भी इसको अगर देखें तो एंटरप्राइजेज आगे आकर के कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बट हमारे यहाँ पर अगर एमएसएमईज की बात करें तो एनएसएस जो है नेशनल सैंपल सर्वे, उसका 73rd राउंड जो 2015-16 में कंडक्ट किया गया था, उसके बेसिस पे हमारे एमएसएमईज की संख्या है 6.3 करोड़। और उसमें से अगर आप 7 लाख का रजिस्ट्रेशन देख रहे हो तो दैट इज़ ओनली 1.1%। तो इतना रजिस्ट्रेशन कम क्यों? अगर इतना है भी तो कम क्यों? तो फिर बात आती है कि हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने पहले भी कोशिश की है कि कैसे भी करके एमएसएमईज को डिजिटली रजिस्टर किया जाए, जिसके लिए 2015 में एक उद्यम आधार मेमोरेंडम UAM करके भी ऑनलाइन फिलिंग सिस्टम एमएसएमईज के लिए शुरू किया गया था, जो कि फ्री था, पेपरलेस था और इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन अवॉर्ड करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बना हुआ था, जिसमें कि सेल्फ डिक्लेयर करना था और सेल्फ सर्टिफाई करना था उन एमएसएमईज को कि वाकई में वो एमएसएमईज की कैटेगरी में आते हैं।
तो उन्होंने जनवरी तक आते आते लगभग 46 लाख एमएसएमईज ने रजिस्टर किया यूएएम पोर्टल पे। तो आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ जो इस सर्वे के अकॉर्डिंग देखे एमएसएमईज का तो 6.3, तो इसके हिसाब से तो कितना हो गया 13.5% एमएसएमईज ने रजिस्टर किया। 2016 में गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि जो एमएसएमईज जिनको एक तरीके से जिन्होंने इंफॉर्मेशन अपने से रिलेटेड फ्लड दी थी तो उनका अगर टोटल ओवरऑल देखा जाए तो दैट इज 1.6 लाख यूनिट्स। इस तरीके से मतलब जिन्होंने इंफॉर्मेशन लेने की बात की, यहाँ तो केवल रजिस्ट्रेशन, अब उनकी इंफॉर्मेशन जो उनकी एंटरप्राइज से रिलेटेड या फिर उनका डेटाबेस क्या है, डेटा बैंक क्या है, जब एमएसएमई से लेना शुरू किया तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया 1.6 लाख। आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश बार बार कर रही है, बट अभी तक भी एमएसएमईज कहीं ना कहीं आगे नहीं आ रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड फील करते हैं। हो सकता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो, प्रोसेस तो चलो गवर्नमेंट ने ईजी कर दिया, सेल्फ सर्टिफिकेशन, पेपरलेस, सब कुछ ठीक है, बट दूसरा केस आता है कॉस्टली केस, पैसा ज़्यादा लगता होगा, ठीक है, वो सबसे बड़ी बात है। अगर हम रिलायबल एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन की बात करें स्मॉल बिजनेसेस की इंडिया में, तो वो देखो एब्सेंट है, हमारे पास में प्रॉपर डेटा ही अवेलेबल नहीं है। एक डेडिकेटेड सेंसस कंडक्ट करवाई गई थी इस सेलिएंट सेक्टर के लिए जिसको हम एमएसएमई बोल रहे हैं 13 साल पहले 2006-07 में। आप देखो कितना पुराना सेंसस है ये, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन एमएसएमई से रिलेटेड स्कैटर्ड है अलग अलग डेटाबेसेस में, कहीं यूएएम है तो कहीं एमएसएमई डेटा बैंक है तो कहीं जीएसटीएन है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यूएएम और एमएसएमई ये जो दो डेटाबेस हैं, यहाँ पर तो चलो सेल्फ सर्टिफिकेशन है, वॉलंटरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है एमएसएमईज को, बट जीएसटीएन में तो वो ही एमएसएमईज रजिस्टर करते हैं ना जिनके यहाँ पर एनुअल टर्नओवर 40 लाख या उससे ज़्यादा हो। तो जीएसटीएन के पास में तो वो भी डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है उस पर तो वही रजिस्टर करते हैं ना। पहले तो 20 लाख का था, अब 40 लाख कर दिया उसको बढ़ा करके, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस में, इसलिए। तो अभी जो गवर्नमेंट ने नया उद्यम रजिस्ट्रेशन का शुरुआत किया है, तो यूएएम ऑलरेडी चल रहा था आधार वाला मेमोरेंडम, और दूसरा उद्यम रजिस्ट्रेशन अब आपने शुरू किया है। तो आप देख सकते हो कि एमएसएमईज के डेटा को वेरीफाई करना कितना ज़रूरी है। तो इस बात को गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया, दिस इज़ वेरी गुड। इस उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंडर में क्या होगा कि आधार को अपनी खुद की डेटाबेस से एक तरीके जो भी प्रोप्राइटर्स हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको अपने एंटरप्राइजेस की डिटेल से अपने आधार को सीड करना पड़ेगा, साथ में जीएसटीआईएन नंबर देने पड़ेंगे और पैन नंबर भी वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जाकर के ये इनका फाइनल उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब इसमें जब भी कोई भी एंटरप्राइजेस में जाएगा तो उनको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलेगा। ये ध्यान नहीं रखना उनको, अब जैसे कि आधार से एसोसिएट कर दिया, पैन नंबर से एसोसिएट कर दिया, अब उनकी कितनी भी यूनिट्स हैं वो मैटर नहीं करती कि एक कंपनी की 5 यूनिट्स अलग अलग जगहों पे मैन्युफैक्चरिंग की या सर्विस प्रोवाइड करने की, तो उनको केवल एक ही नंबर मिलेगा। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखना कि उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें अगर किसी एंटरप्रेन्योर की 4-5 यूनिट है एंटरप्राइज की नाम पे, तो क्या उनको अलग अलग नंबर मिलेगा? नहीं, एक सिंगल नंबर से हो जाएगा। और सेल्फ डिक्लेयर्ड इन्फॉर्मेशन जो होगी उसमें उनको बताना है कि कितना तो इन्वेस्टमेंट है, कितना टर्नओवर है, उसके बेसिस पे फिर वो अपनी रजिस्ट्री देंगे। और फिर इस डेटा को इंटीग्रेट किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटा से, जीएसटीएन के डिपार्टमेंट डेटा से। तो ऐसे करके आप देख रहे हो कि ओवरऑल एक इंटीग्रेटेड वे में आप देख रहे हो एक रिलायबल इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं गैदर करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट इस उद्यम रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे। अब इस पूरे डेटा से हमें क्या आइडिया लग रहा है कि कट ऑफ डेट गवर्नमेंट ने क्या दे दी? 31 मार्च 2021। तो 2021 जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है करंट, वो मार्च 31 तक खत्म होगा। तब तक हम देखें तो रजिस्ट्रेशन कंटिन्यूस आते रहेंगे। बट पॉइंट जो आता है कि गवर्नमेंट ने जो ऑलरेडी जो स्कीम्स चला रखी हैं, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम जिसको ट्रेड्स बोला गया है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, अगर इनको इस डेटाबेस से इंटीग्रेट किया जाए जिससे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में गवर्नमेंट जो एक्सेसिंग करती है एमएसएमईज के प्रोडक्ट्स की, वो भी अगर इन एमएसएमईज को एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। तो एक तरफ तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, दैट मीन्स कि रजिस्टर कर रहे हो एमएसएमईज को, तो दूसरी तरफ उनको वहीं की वहीं मार्केट भी अवेलेबल करा दोगे इन दोनों ट्रेड्स और जीईएम के अंडर में, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, सिग्निफिकेंट रहेगा। अब जैसे कि आरबीआई ने भी अपनी तरफ से एमएसएमईज को बूस्ट करने के लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का सेगमेंट होता है उसमें एमएसएमईज को भी आइडेंटिफाई कर रखा है अपने गैजेट नोटिफिकेशन के अंडर में। तो उससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन एमएसएमईज को, या फिर मैं उद्यम बोल दूँ तो आप अब कंफ्यूज मत करना, एंटरप्रेन्योर्स को उद्यमी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो एंटरप्राइजेज है, उद्यम्स है, इनको क्या होगा, एक फॉर्मल वे में एक लोन मिल सकेगा। तो उसके लिए आरबीआई ने अपनी तरफ से, आरबीआई ने भी काम कर रखा है, तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कर रही है, तो आरबीआई भी अपनी तरफ से काम कर रही है। अब बात ये आती है कि ये जो बिजनेसेज हैं, ये छोटे बिजनेस एमएसएमई जो हैं, वो कहाँ पर अपने आप को डिसएडवांटेज सेक्शन में फील कराते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये आती है कि इनको जब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ना, तो उसके बाद में इनको जो फैसिलिटी मिली हुई है, मान लो कि ये अभी जैसे लेबर कोड्स की बात की अपन ने, ठीक है, एक एमएसएमई है जहाँ पर उसके पास में अभी तो चलो एक्सपेंड कर दिया लेबर कोड के बेसिस पे कि हाँ 300 लेबर जब तक नहीं होंगे तब तक आप अपने यहाँ पर कोई स्ट्राइक नहीं कर सके, मतलब जो स्ट्राइक करने के लिए उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर 300 से कम है तो हायर एंड फायर का इजी रहेगा, 60 दिन पहले उनको परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम स्ट्राइक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कहीं ना कहीं स्पेस देने की कोशिश कर रही है, बट जब कंप्लायंस की बात आती है ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं वीकनेस दिखाई देती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको जब अलग अलग लॉज के हिसाब से देखना पड़ता है, ये देखते हैं कि गवर्नमेंट का इनकम टैक्स का बेनिफिट किस में आ रहा है, 10 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज़ हो गए तो इनकम टैक्स मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वो 9 पर ही अटक जाएंगे या 10 पे अटक जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो एक्सपेंड नहीं किया ना उन्होंने अपनी फर्म को, ये प्रॉब्लम है। फिर अल्टीमेटली इसका लॉस किसको हो रहा है, वो बंदा खुद तो कर लेगा बट खुद भी एक्सपेंड नहीं कर रहा अपने पोटेंशियल को, और दूसरी तरफ इंडियन इकोनॉमी में भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और जॉब भी क्रिएट नहीं हो रही है, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग कहीं ना कहीं आदमी के दिमाग में पहले रहती है, ठीक है। तो जब कंप्लायंस की बात आती है फॉर्मलाइजेशन को लेकर के, तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, महंगा पड़ जाता है। तो यहाँ पर राइटर जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो बोलना चाह रहे हैं वो ये कि अप्रैल 1, 2021 से जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है ना, वो एक वैलिड प्रूफ बन के निकल आया, क्योंकि अपन ने देखा कि कितने सारे डेटा को कंपाइल किया जाएगा एक साथ। तो एमएसएमईज को एक तरीके से रिकग्निशन मिलेगा, एक रिवाइज्ड डेफिनेशन मिलेगी। और जैसा कि आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने ऑलरेडी एक रिफाइंड वे में नई एक डेफिनेशंस दे दिया कि किसको स्मॉल बोला जाएगा, किसको माइक्रो बोला जाएगा, किसको मीडियम बोला जाएगा, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों सेक्टर में। तो आप देखोगे कि हर एक तरीके से एमएसएमईज को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, बट कंप्लायंस की जब बात आती है, तो जब कॉस्ट पैसा लगना शुरू होता है ना, तब जाकर के डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन में जो एक बैरियर वो फील कर रहे हैं ना, एंट्री बैरियर, उनको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है मैं अप्रैल 2021 से पहले, जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे टोटल लगभग 7.3 करोड़ हमारे यहाँ पर, 6.3 करोड़ हमारे यहाँ पर एमएसएमईज है, ये देखो यहाँ पे। तो इन 6.3 करोड़ में से ज़्यादा जो है हमारे यहाँ पर, इसमें जो उद्यम पोर्टल है या उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, उस पर अपने आप को रजिस्टर करवाएं, ठीक है, तभी उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो फिर वही बात कि ये एमएसएमई जो हैं कहीं ना कहीं रिलाई करेंगे किन पे, इनफॉर्मल सोर्सेज पे। फिर वो एक तरीके से आप देखोगे कि एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट भी पे करते रहते हैं, फिर वो लगातार एक विशियस साइकिल चल पड़ती है और फिर वो बर्बाद हो जाते हैं। किसानों की तरह ही हाल हो जाते हैं इनके भी, ठीक है। तो उस केस में इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। 2018 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC ने एस्टीमेट लगाया था कि अगर एमएसएमईज की बात करें तो केवल वन थर्ड मतलब लगभग 33% जो एमएसएमईज है ना, वो ही फॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं। बाकी तो 2/3 लगभग 67% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर पे ही रिलाई करते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि हमें जो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं फॉर्मल जो क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कराने के लिए, उसको थोड़ा इजी किया जाए।
एडिक्वेट कोलेटरल का जो इशू आता है जिसकी वजह से एमएसएमईज अवॉइड करता है फॉर्मल लोन लेने से कि यार हमारे पास में प्रॉपर्टी के कागजात भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको थोड़ा लिबरल करो। जो डिसऑर्गेनाइज्ड बुक कीपिंग की एक इशू आती है कि एमएसएमईज जो कि अपनी रिकॉर्ड को पूरा प्रॉपर नहीं रख पाते तो उसकी वजह से उनको फॉर्मल लोन नहीं मिल पाता, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब है कि कैसे भी करके इनेबलिंग स्ट्रेटजीज पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात आरबीआई ने की, उसी तरीके से हमें प्रायोरिटी सेक्टर को ध्यान रखने की ज़रूरत है जिसमें एमएसएमई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब बात ही आत्मनिर्भर भारत की हो रही है तो एमएसएमई तो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आज चाइना कहाँ स्टैंड कर रहा है उसके पीछे एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले ऑलरेडी कर चुका है। तो सभी बिजनेसेस के लिए जो लोन या फिर जो भी इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग होती है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल होती है, वो कहीं ना कहीं एक्सेसिबल बनाने की ज़रूरत है। हमें फाइनेंस को इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए प्रमोट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरीके से करंट लोकसभा और पार्लियामेंट, जितना बताया जा रहा है, जितनी ग्रे इमेज दिखाई जा रही है कि भाई बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही है पार्लियामेंट, उसके जस्ट ऑपोजिट अपने को आर्ग्यूमेंट मिल रहे हैं कि करंट गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से परफॉर्म करवा रही है पार्लियामेंट से। देखो, ये तो है गवर्नमेंट की बड़ाइयाँ, ये भी गवर्नमेंट की बड़ाइयाँ। अब अपने काम की बात आती है यहाँ से। देखो कि लगातार कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट है वो लगातार अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, तो काउंटर क्या आ रहा है। देखो, लेजिस्लेशन की अगर बात करें तो ये कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्लियामेंट की और जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी, कि भाई वो कैसे भी करके लेजिस्लेशन मतलब कानून बनाए देश को चलाने के लिए। तो 16th लोकसभा ने लगभग 32% जो टाइम है ना वो अपना लेजिस्लेटिव बिजनेस पे ही स्पेंड किया है। तो आप ये नोट कर लेना, दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेगी अपने को, प्लस और माइनस। ये प्लस आज का पूरा, ठीक है। ये 32% जो टाइम लेजिस्लेशन पे ही स्पेंड हुआ है ना, ये फर्स्ट लोकसभा के बाद में दूसरी बार ही हुआ है। पहली लोकसभा जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे, उसके बाद की बात है ये। इसी तरीके से आप देखोगे तो प्रीवियस जितनी भी लोकसभाएं गई हैं उनका एवरेज लगभग 25% रहा है लेजिस्लेशन को बनाने में। तो 32% इज क्वाइट गुड एज कंपेयर टू प्रीवियस ऑल, ठीक है। दूसरा, आप अगर देखें कि क्वेश्चन आवर को लेकर के लगातार सवाल उठाए गए, जैसे कोविड-19 वाला की वजह से ये जो मॉनसून सेशन गया ना, इसके बारे में भी बहुत आर्टिकल अपन ने डिस्कस किए कि उसमें बताया गया था कि क्वेश्चन आवर को एलिमिनेट कर दिया गया जो कि ऑपोजिशन का वेपन होता है। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आवर हमेशा से एक कॉर्नर स्टोन रहा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, और क्वेश्चन आवर को कन्वीनियंटली कैंसिल किया गया है। और लगातार ये बताया गया है कि स्टेट असेंबलीज ने भी तो किया है, कोई पार्लियामेंट ने नहीं किया। बट अगर 16th लोकसभा की बात करो तो जितना शेड्यूल टाइम था उसका 67% तो क्वेश्चन आवर में स्पेंड हुआ है। तो यहां पर क्वेश्चन आवर की भी आप देखो कि अगर एक सेशन में क्वेश्चन आवर हटाए, और एक चीज अपने ऑलरेडी देखी हुई थी, शायद जेपी नड्डा जी का आर्टिकल था, वो कैसे था, उसमें बताया था कि क्वेश्चंस तो एक तरीके से एक बातचीत हुई थी, स्टार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टार्ड क्वेश्चन मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एसएस, तो जो ओरली पूछे जाते हैं उनको स्टार्ड क्वेश्चन बोले, स्टार लगा दिया जाता है, और फिर उसके बेसिस पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन पे तो डिबेट हुआ था ऑलरेडी। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि क्वेश्चन आवर बिल्कुल एलिमिनेट हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से 16 लोकसभा में अगर क्वेश्चन आवर की बात करें तो 67% टाइम क्वेश्चन आवर को दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि हमारी डेमोक्रेसी बिल्कुल एकदम सही तरीके से काम कर रही है। ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इनके बिल्कुल तो नहीं, मतलब ये आर्ग्यूमेंट्स फेवर करते हैं कि हमारी जो इंस्टीट्यूशन है वो कोलैप्स नहीं हुए हैं। यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं शुरुआत वाली इस आर्टिकल में कि इलेक्शन अगर किसी एक पार्टी के फेवर में आ रहे हैं जो कि अभी रूलिंग पार्टी है, तो दूसरी पार्टी ये समझ लेती है कि इलेक्शन मशीनरी ही कोलैप्स हो गई है। ये चीज़ अपन नहीं कह सकते, ये तो खैर अपन भी जानते ही हैं, वो तो जस्ट सॉर ग्रेप्स, अंगूर खट्टे हैं। ऑपोजिशन पार्टीज़ का तो यही रहता है। खैर वो बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोकसभा की जो 14th और 15th लोकसभा जो थी, उन्होंने जितना अपना टाइम लेजिस्लेशन में या को बनाते टाइम पर डिस्कशन में दिया, उससे ज़्यादा टाइम तो अभी करंट 16 और 17 अभी लोकसभा चल रही है उसमें ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं
कि 15th लोकसभा के टाइम पे जहाँ पे 26%, ये डेटा काम का नहीं है क्योंकि जस्ट रिसेंटली कंपेयर हुआ है, बट काम की जो चीज़ होगी मैं हाईलाइट कर दूंगा, जैसे ये 135% प्रोडक्टिविटी आई है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो 26% बिल्स जो हैं उन पे डिस्कशन हुआ बातचीत करके, और वो भी बातचीत कितनी, 30 मिनट से भी कम, ठीक है। जबकि 16वीं लोकसभा में केवल 6% ही ऐसे बिल थे जिन पर केवल 30 मिनट, आधा घंटा या उससे कम के डिस्कशन में उनको पारित करवा दिया गया। तो आप यहां पर देखो कंपैरिजन। फिर इसके अलावा राइटर आगे बता रहे हैं कि जो फर्स्ट सेशन था ना, अभी जो रिसेंटली इसी 2019 के जो इलेक्शन हुए उसके बाद में, फर्स्ट सेशन में प्रोडक्टिविटी आप अगर देखो तो लगभग 135% रही है लोकसभा की, 100% रही है राज्यसभा की। मतलब बिल लगातार पारित किए गए हैं। अब आप दोनों की यहाँ पे देखो, दोनों फेसेस देखो। एक फेस ये प्रो गवर्नमेंट फेस, क्या फेस बता रहा है कि 135% प्रोडक्टिविटी लोकसभा की, 100% प्रोडक्टिविटी राज्यसभा की। किस बेसिस पे? बिल बहुत सारे पारित हुए, लेजिस्लेशन बहुत सारे बन गए। अब इसका दूसरा सिनेरियो, उन बिल्स को सेलेक्ट कमेटी के पास में नहीं भेजा, या फिर जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं उनके पास में नहीं भेजा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज स्टैब्लिश नहीं की गई, डिबेट डिस्कशन इतनी ज़्यादा नहीं हुए। तो एक ही चीज़ है, उसको अलग अलग एंगल से दिखाया जा रहा है, यही चीज़ हमें समझनी होती है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो लोकसभा के इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है एज कंपेयर टू अदर्स। और जो डिसरप्शन है इसके बारे में तो अपन लिख सकते हैं कि हमारा ऑपोजिशन वीक है, और उनको वाकई में ऑपोजिशन का जो रोल प्ले होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। ऑपोजिशन भी फेल्ड है हमारा, कि बस रिपीटेडली हाउस के काम को डिसरप्ट करने में वो आगे हैं, ना डिस्कशन में आगे हैं, ना डिबेट में आगे हैं, केवल डिसरप्शन में। तो वो भी गलत ही है। तो वही बात है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। तो अगर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है तो अगर लीगल वे में काम किया जाए तो किया जा सकता है, इसका केवल डिसरप्शन ही एक ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से मोटी मोटी चीज़ें मैंने बता दी, देख लेना आप लोग एक बार, और ये आर्टिकल देखना चाहो तो। बाकी देखो, खुद से एक दो आर्टिकल्स पढ़ लिया करो। मैंने बताया ना आपको, सीसेट में कॉम्प्रीहेंशन इतना ईजी हो जाता है जब आप ये आर्टिकल्स खुद से पढ़ लेते हो ना। तो हो सकता है आपकी इंग्लिश थोड़ी शुरुआत में थोड़ी वीक हो, प्रॉब्लम आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेहनत कर लो। मेहनत ही तो करना क्या, पढ़ना ही तो है, कर लो थोड़ी सी मेहनत, ठीक है। थैंक यू।